requirement, prepare journal entries for the correction of errors. Errors की correction के लिए जो journal entries pass करते हैं उन्हें बोलते हैं rectifying entries. And narrations are not required. Do you know what is meant by narrations? Short descriptions we mentioned under debit and credit. ठीक है? B part में open कीजिए suspense account and record the appropriate corrections in the suspense account so that the balance on this account is eliminated. ये हमेशा नहीं बताएगा. ये क्लास में हमने बात की थी कि अगर आपके अकाउंट्स में कहीं सिंगल साइडेड एरर्स हैं तो इसका मतलब ट्रायल बैलेंस आउट है, और अगर ट्रायल बैलेंस आउट है तो जितनी अमाउंट से ट्रायल बैलेंस आउट होगा वो सस्पेंस अकाउंट का क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस. और जब हम तमाम एरर्स रेक्टिफाई कर लेते हैं तो सस्पेंस अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस शुड बी 0. तो वो एलिमिनेट करने का मतलब क्या कह रहा है, इस अकाउंट को एलिमिनेट करें, खत्म करें, मतलब क्लोजिंग बैलेंस शुड बी इक्वल टू 0. कोई बैलेंस स्टैंड नहीं करना चाहिए. अगर आपके सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस स्टैंड कर रहा है तो ये इस चीज की इंडिकेशन होगी कि स्टिल हमारी बुक्स में मिस्टेक्स हैं. तो चलिए जनाब अब क्वेश्चन को थॉरली पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं. Accountant of the grant company has prepared a trial balance but has found that the total of the debit balance is 864,600 while the total of credit is 862,150. ट्रायल बैलेंस की डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल डिफर कर रहा है. जहां पे ये टोटल डिफर करे वो जितनी अमाउंट का फर्क होगा वही आपका सस्पेंस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस होगा. डिफरेंस देखो कितने का आ रहा है. ओके 2450 का डिफरेंस आ रहा है. बताइए सस्पेंस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस 2450 है, कौन सी साइड पे लिखा जाएगा, ट्रायल बैलेंस की जो साइड शॉर्ट है. तो देखिए ट्रायल बैलेंस की कौन सी साइड शॉर्ट है, क्रेडिट. तो देखो मैंने क्या करना है बेटे, मैंने रेक्टिफाइंग एंट्रीज पास करनी है और साथ ही बी रिक्वायरमेंट के लिए सस्पेंस अकाउंट ओपन कर लेना और इसका ब्रॉड डाउन मेंशन करना है जो कि है 2450. ये मैंने क्रेडिट साइड पे क्यों लिखा, दोबारा से मुझे बताइएगा. क्योंकि क्रेडिट साइड शॉर्ट है. अगर ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड शॉर्ट होती तो डेबिट साइड पे लिखते. ये बात क्लियर हो गई. अब हमने ए पार्ट सॉल्व करते जाना है, रेक्टिफाइंग एंट्रीज पास करते जाना है और उनका इफेक्ट सस्पेंस अकाउंट में देते जाना है. ए और बी पार्ट पैरेलल सॉल्व करना है. इससे होगा क्या, सस्पेंस अकाउंट नील होगा तो कॉन्फिडेंस आएगा कि हमने क्वेश्चन को बिल्कुल एक्यूरेटली सॉल्व कर लिया हुआ है. तो चलिए जनाब मिस्टेक्स क्या हुई, एरर्स क्या हुए, वो क्वेश्चन में क्या गाइड कर रहा है और उसके लिए नोट पढ़ लीजिएगा. रिक्वायरमेंट से ऊपर नोट क्या लिखता है, इंडिविजुअल डेटर्स एंड क्रेडिटर्स अकाउंट्स आर मेंटेन. हम डेटर्स और क्रेडिटर्स के इंडिविजुअल अकाउंट मेंटेन करें, टोटल अकाउंट मेंटेन नहीं करें. इसलिए अगर टोटल की गलती होगी तो वो डेटर्स एंड क्रेडिटर्स के अकाउंट को इफेक्ट नहीं करेगी. वो सेल्स रिटर्न्स, परचेज और परचेज रिटर्न्स के अकाउंट को सिर्फ इफेक्ट करेगी और दूसरा इफेक्ट ऑटोमेटिकली किस में जाएगा, सस्पेंस अकाउंट में. अब देखो वो कहते हैं टोटल परचेजेस का टोटल in the period were recorded at 100 below their correct value. परचेजेस का टोटल 100 कम से रिकॉर्ड किया. हम नोट में पढ़ चुके डेटर्स एंड क्रेडिटर्स का इंडिविजुअल अकाउंट है, कंट्रोल अकाउंट नहीं है. तो टोटल की मिस्टेक सिर्फ परचेजेस को ही इफेक्ट करेगी, डेटर्स क्रेडिटर को इफेक्ट नहीं करेगी. अभी क्योंकि आईकैप के एग्जामिनर ने ये पहला क्वेश्चन आपके लिए बनाया, उसे भी आइडिया था कि स्टार्ट में स्टूडेंट का स्किल लेवल इतना नहीं होता, इसलिए उसने कंफर्मेशन के लिए क्या किया, खुद ही लिख दिया ऑल्दो द टोटल वैल्यू ऑफ द ट्रेड पेएबल्स वाज करेक्टली रिकॉर्डेड. ठीक हो गया. तो चलिए जी हमारी परचेजेस कम रिकॉर्ड हैं, रेक्टिफिकेशन कैसे होनी चाहिए, परचेजेस को ज़्यादा रिकॉर्ड करें. परचेजेस को डेबिट करके रिकॉर्ड करते हैं या क्रेडिट करके, डेबिट करके. तो इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री बेटे आपके पास क्या बनेगी, परचेजेस अकाउंट को बेटे आपने डेबिट करना है और क्रेडिट किसको करें, सस्पेंस अकाउंट को, क्योंकि सिंगल साइडेड एरर है. कितने से, 100 से. अच्छा अब उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू, साथ ही इसकी पोस्टिंग कर दें सस्पेंस अकाउंट में. सस्पेंस अगर जर्नल में क्रेडिट है तो उसका लेजर भी 100 से क्रेडिट होगा एंड विद ऑपोजिट अकाउंट टाइटल.
अभी तो बेटे स्टार्ट किया, अभी इस वीक में टेस्ट पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है जी बेटा। पोस्टिंग करवाइए सस्पेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे मुझे क्या लिखना है, परचेजेस। नेक्स्ट बढ़ते हैं, टोटल टेलीफोन एक्सपेंसेस वर रिकॉर्डेड एट 1000 अबव देयर करेक्ट अमाउंट। एक्सपेंस ओवरकास्ट हो गया। एक्सपेंस डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? डेबिट। आपने एक्सपेंस को ज्यादा डेबिट कर दिया, करेक्शन कैसे करोगे? शाबाश। अब देखते हैं, वैसे एक्सपेंस की एंट्री जो प्रॉपर जर्नल एंट्री होती है जब हम टेलीफोन का एक्सपेंस पे करते हैं, ये एक्सपेंस इंकर्ड होता है और अभी पे नहीं हुआ होता, एंट्री क्या होती है नॉर्मल? कैश या पेएबल क्रेडिट, यही करते हो। अब हमें स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है और देखना है क्या सिर्फ एक्सपेंस वाली साइड पे मिस्टेक हुई थी या क्रेडिट भी इफेक्ट हुआ था। उसके लिए कंप्लीट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। Although the total value of the amount payable was correctly recorded, payable साइड पे हमने कोई मिस्टेक नहीं की, हमसे सिर्फ टेलीफोन वाली साइड पे मिस्टेक हुई है और टेलीफोन के एक्सपेंस को ज़्यादा रिकॉर्ड कर लिया। अब एक्सपेंस को कम करेंगे और जब एक्सपेंस कम होता है उसे क्या करते हैं? क्रेडिट। तो बेटे मैंने क्या करना है, टेलीफोन एक्सपेंस को क्रेडिट करना है कितने से और डेबिट क्या करूँ? शाबाश। सस्पेंस अकाउंट को बेटा जी डेबिट करेंगे, बी ट्रांजैक्शन 1000, पोस्टिंग करवाइए। सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड पे 1000 लिखेंगे और अकाउंट टाइटल क्या होगा? टेलीफोन एक्सपेंस। उसके बाद जनाब नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा मैं ए बी लिख रही हूँ, 1 2 लिख रहा है। थर्ड ट्रांजैक्शन परचेज रिटर्न्स। परचेज रिटर्न्स डेबिट होती हैं या क्रेडिट होती हैं? क्रेडिट होती हैं। परचेज रिटर्न्स थी लेकिन आपने सेल्स रिटर्न्स में डेबिट कर दिया, बट द करेक्ट एंट्री हैड बीन मेड इन द ट्रेड पेएबल अकाउंट। परचेज रिटर्न की नॉर्मल एंट्री क्या बनती है? परचेज रिटर्न क्रेडिट और पेएबल डेबिट। कहते हैं पेएबल वाली साइड पे कोई गलती नहीं हुई। गलती क्या हुई? आपने परचेज रिटर्न को क्रेडिट करना था, वो किया नहीं, उल्टा क्या कर दिया? सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दिया। हालांकि सेल्स रिटर्न की तो ये ट्रांजैक्शन थी ही नहीं। एक करेक्ट अकाउंट टाइटल परचेज रिटर्न, एक रॉन्ग अकाउंट टाइटल सेल्स रिटर्न। तो जो रॉन्ग अकाउंट टाइटल यूज हुआ पहले हम उसके इफेक्ट को कैंसिल करते हैं। फिर से सुनिए, एक्चुअल में ये परचेज रिटर्न की ट्रांजैक्शन थी, परचेज रिटर्न्स में रिकॉर्ड होनी चाहिए, आपने किस में रिकॉर्ड कर दी? सेल्स रिटर्न। तो रॉन्ग अकाउंट टाइटल कौन सा हुआ? सेल्स रिटर्न्स। और करेक्ट अकाउंट टाइटल क्या होना चाहिए था? परचेज रिटर्न। तो जो रॉन्ग अकाउंट यूज हुआ पहले उसका इफेक्ट कैंसिल करो। अगर वो उन्होंने गलती से क्रेडिट किया हुआ था तो कैंसिल करने के लिए डेबिट कर दोगे, अगर गलती से डेबिट किया हुआ था तो कैंसिल करने के लिए क्रेडिट। उन्होंने सेल्स रिटर्न को क्या किया हुआ था? डेबिट किया हुआ था, उसका इफेक्ट कैंसिल करने के लिए क्या करोगे? क्रेडिट। क्या यहाँ पे फॉलो किया आपने सबने? ये ट्रांजैक्शन नंबर 1 2 और ये ट्रांजैक्शन नंबर 3। अब ये देखो मैंने क्या करना है, सेल्स रिटर्न्स अकाउंट की तो ये ट्रांजैक्शन ही नहीं थी। सेल्स रिटर्न को तो इसमें रिकॉर्ड ही नहीं होना चाहिए था, ना डेबिट ना क्रेडिट। रॉन्गली रिकॉर्ड होगी, उसका इफेक्ट मैंने कैंसिल कर दिया। रॉन्गली डेबिट थी, उसका इफेक्ट कैंसिल करने के लिए मैंने क्या किया? क्रेडिट। परचेज रिटर्न को हम रिकॉर्ड ही नहीं किए तो करेंगे। परचेज रिटर्न को कैसे रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट करके। टू परचेज रिटर्न। अब हमें डेबिट नहीं मिल रहा, रेक्टिफिकेशन में ये दोनों रॉन्ग और एक्चुअल अकाउंट टाइटल दोनों बाय चांस क्रेडिट हो रहे, डेबिट नहीं मिल रहा। ब्लैंक को फिल करें, सस्पेंस अकाउंट। अमाउंट वॉज, हाँ जी, और सिंगल अमाउंट थी क्या? 550। तो डबल किया तो बेटा जी 1100। पोस्टिंग करवाओ सस्पेंस अकाउंट की डेबिट साइड पे 1100 विद रिटर्न्स। हाँ जी, सबको क्लियर? अब इजी लग रहा है? चलें आगे चलते हैं। इक्विपमेंट कॉस्टिंग 2000। इक्विपमेंट क्या होता है? नॉन करंट एसेट। एसेट्स का बिहेवियर क्या होता है? डेबिट। इक्विपमेंट जिसकी कॉस्ट 2000 थी हैड बीन रिकॉर्डेड एज अ डबल डेबिट एंट्री
इन द रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट। रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? एक्सपेंस अकाउंट। एसेट था, एक्सपेंस में रिकॉर्ड हो गया। स्टेटमेंट को समझो, एसेट था, एक्सपेंस में रिकॉर्ड हो गया। क्या करें? एसेट में से वो एक्सपेंस में से निकालो और उसको एज एन एसेट रिकॉर्ड करो। रिपेयर एंड मेंटेनेंस में अगर आपने इसको रिकॉर्ड कर दिया था, एक्सपेंस में चला गया था, एक्सपेंस को क्या किया होगा? डेबिट। एक्सपेंस को कैंसिल करने के लिए क्रेडिट, और एसेट को रिकॉर्ड करने के लिए डेबिट। तो आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री बेटे क्या बनेगी? डेबिट किसको करो? एसेट को, बाय नेम इक्विपमेंट अकाउंट को डेबिट, और रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस अकाउंट को क्रेडिट। ये कौन सा एरर है? कमीशन या प्रिंसिपल? कमीशन या प्रिंसिपल? प्रिंसिपल। वो एसेट है, ये एक्सपेंस है। एलिमेंट भी रॉन्ग, अकाउंट टाइटल भी रॉन्ग है, एलिमेंट भी रॉन्ग है। ये प्रिंसिपल। अमाउंट बताइए। 2000। सस्पेंस अकाउंट में पोस्टिंग करें इसकी? नो, इसमें सस्पेंस अकाउंट इन्वॉल्व नहीं है। आगे बढ़ते हैं भाई। रेंटल एक्सपेंस ऑफ 5490 was entered incorrectly as 5940। ये कौन सा एरर है? शाबाश, ट्रांसपोजिशन एरर है। ओवरकास्ट हो गया या अंडरकास्ट हो गया? ओवरकास्ट हुआ। ये कौन सा एलिमेंट ओवरकास्ट हुआ? एक्सपेंस। एक्सपेंस का बिहेवियर क्या होता है? डेबिट। तो डेबिट ज्यादा रिकॉर्ड हो गया। क्या करें? कितनी अमाउंट से? जितना डिफरेंस है, और वो डिफरेंस कितना है? 450। लेकिन देखते हैं दोनों साइडों पे मिस्टेक है या एक साइड पे मिस्टेक है। कहते हैं 5490 का रेंट एक्सपेंस था, यू हैव रिकॉर्डेड एज 5940 इन द एक्सपेंस अकाउंट बट वर एंटर्ड करेक्टली इन द बैंक अकाउंट इन द लेजर। बैंक वाली साइड पे कोई गलती नहीं हुई है, सिर्फ एक्सपेंस को आपने ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया 450 से। तो मैंने क्या करना है? एक्सपेंस अकाउंट को क्रेडिट करना है। कितने से रिकॉर्ड करूं? 450। डेबिट किसको करें? सस्पेंस। जी नेक्स्ट, बैंक चार्जेस आपका कौन सा एलिमेंट हुआ करता है? एक्सपेंस होता है ना। और जो भी आप अकाउंट पढ़ो, एलिमेंट पहले आइडेंटिफाई कर लीजिएगा। एलिमेंट आइडेंटिफाई करने के बाद आपके माइंड में उसका बिहेवियर होना चाहिए। बैंक चार्जेस एक्सपेंसेस हैं, और एक्सपेंसेस का बिहेवियर क्या होता है? डेबिट होता है। देखते हैं डेबिट साइड पे क्या गलती हुई। बैंक चार्जेस से 200 हैव बीन ओमिटेड एंटायरली फ्रॉम द लेजर। आपने बैंक चार्जेस को टोटली ओमिट कर दिया, ओमिशन एरर हो गया, भूल गए टू रिकॉर्ड। तो क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। कैसे रिकॉर्ड करेंगे? एक्सपेंस डेबिट, और बैंक चार्जेस यू हैव पेड कैश क्रेडिट। लेकिन याद रखिएगा, बैंक हमसे जब चार्जेस डिडक्ट करता है कैश की फॉर्म ही नहीं लेता, हमारे अकाउंट से ही काट लेता है। बैंक बैलेंस हमारा कम होगा, ठीक है। तो इसकी नॉर्मल एंट्री हम पास करेंगे, और वो क्या होगी बेटे? बैंक चार्जेस को डेबिट करेंगे और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। कितने से था बेटा? 200। सस्पेंस अकाउंट में इफेक्ट जाएगा? नो। अब हम तमाम एरर्स रेक्टिफाई कर लिए। अब अल्लाह का नाम लेते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह मियां आप हमारे सस्पेंस अकाउंट की बोथ साइड्स इक्वल हो जाएं और कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं आए। कोई पोस्टिंग रहती है 450 सस्पेंस अकाउंट की डेबिट साइड पे, और किस नाम से? रेंट के नाम से। अब देखो क्या इसकी दोनों साइड इक्वल हो रही? क्रेडिट साइड पे टोटल आ रहा है 2550, डेबिट साइड पे भी टोटल आ रहा है 2550। तो ये कंफर्मेशन होगी कि हमने क्वेश्चन को सही से अटेम्प्ट कर लिया। जी जनाब, ओके, कॉन्फिडेंट? चले अब अगली बात सुनिए। बुक में सॉल्व है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लीजिएगा बेटे। जब हमारी बुक्स में मिस्टेक्स होंगी, जितने भी एरर्स, जितने भी मिस्टेक्स होती हैं,
वो हमारे एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स को इफेक्ट करते हैं। एरर्स की प्रेजेंस में ना आपके एक्सपेंस की अमाउंट करेक्ट है, ना रेवेन्यू करेक्ट है, ना एसेट लायबिलिटी और कैपिटल की अमाउंट करेक्ट है, रॉन्ग है वो फिगर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एरर्स। तो इसका मतलब है हमने रॉन्ग फिगर्स फाइनल अकाउंट में ट्रांसफर की, इनकम स्टेटमेंट भी रॉन्ग, बैलेंस शीट भी रॉन्ग। इनकम स्टेटमेंट रॉन्ग होने का मतलब क्या है कि प्रॉफिट जो बेटे आपने कैलकुलेट किया वो भी रॉन्ग। इसलिए ऑनवर्ड क्वेश्चंस में वो आपसे कहेगा, एक एडिशनल रिक्वायरमेंट ऐड करेगा, वो कहेगा कि एरर्स को रेक्टिफाई भी करो, सस्पेंस अकाउंट बनाकर कंफर्मेशन भी करो कि आपने सिंगल साइडेड एरर सारे करेक्ट कर लिए हैं, उसके बाद करेक्ट प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताओ, करेक्ट अमाउंट ऑफ एसेट लायबिलिटी एंड कैपिटल बताओ। तो बहुत आसान है, एक छोटी सी बात याद रखनी। और वो छोटी सी बात क्या है वो और से बस सुन ले, आपने यूं सॉल्व करना, हम इसी क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। आपने जो रेक्टिफाइंग एंट्रीज की हैं उसमें जितने एलिमेंट्स आए हैं उसकी आइडेंटिफिकेशन आपको पता होनी चाहिए। इसमें से एक्सपेंस कौन सा, रेवेन्यू कौन सा, एसेट कौन सा, लायबिलिटी कौन सी है और कैपिटल कौन सा है। जो रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस होंगे वो प्रॉफिट को इफेक्ट करेंगे और जो बैलेंस शीट आइटम होंगे वो बैलेंस शीट को इफेक्ट करेगी। इन रेक्टिफाइंग एंट्रीज में कभी रेवेन्यूज एक्सपेंसेस मतलब 5 एलिमेंट का बैलेंस बढ़ रहा होगा और कभी कम हो रहा होगा। हमें कैसे पता चलेगा, आप बताओ। गौर से सुनी बात, फिर बेटा आपके इस चैप्टर का मेजर पोर्शन हो जाएगा। रेवेन्यूज अगर डेबिट हो रहे होंगे इसका मतलब क्या होगा, रेवेन्यू बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। रेवेन्यू का नॉर्मल बिहेवियर क्या होता है, क्रेडिट। तो रेवेन्यू का नॉर्मल बिहेवियर क्रेडिट, अगर वो बढ़ रहे होंगे तो क्रेडिट हो रहे होंगे, और अगर कम हो रहे होंगे, रेवेन्यू के कम होने का प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट होगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। अच्छा, अब अगली बात बताओ, इन रेक्टिफाइंग एंट्रीज में अगर एक्सपेंस डेबिट हो रहा होगा तो एक्सपेंसेस का मतलब है बढ़ा होगा। एक्सपेंस बढ़े प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट होगा, एक्सपेंस अगर क्रेडिट हो रहा होगा, एक्सपेंस कम हो रहा होगा, प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट हो रहा होगा, शाबाश, वो आपका बढ़ रहा होगा। चलें, उसके बाद एसेट्स अगर डेबिट हो रहे होंगे, बढ़ रहे, वो एसेट्स में ऐड हो जाएंगे। एसेट्स अगर क्रेडिट हो रहे हुए, एसेट्स को, एसेट कम हो रहे होने, एसेट की रॉन्ग फिगर में से माइनस कर दीजिएगा। बस यही ट्रिक आपने जहन में रखना है, ऑटोमेटिकली आपके फाइनल अकाउंट भी करेक्ट हो जाएंगे। अगर ये बात मेरी गौर से समझी और सीखी है तो आइए हम यहीं पे इसकी एप्लीकेशन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो सबकी अटेंशन मुझे व्हाइट बोर्ड की तरफ चाहिए। बताइए बेटे, परचेज कौन सा एलिमेंट, एक्सपेंस, क्या ये प्रॉफिट को इफेक्ट करेगा? यस। ये एक्सपेंस डेबिट होके बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे कोई रॉन्ग प्रॉफिट की फिगर लिख लेती हूँ। वो क्वेश्चन में हमें ये रॉन्ग प्रॉफिट की अमाउंट दी हुई है उसने, और उसने आपसे कहा कि करेक्ट प्रॉफिट फाइंड आउट कीजिए। तो वो मैंने एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज को आइडेंटिफाई करते जाना है। उन रेक्टिफिकेशन की वजह से अगर प्रॉफिट बढ़ रहा होगा तो ऐड कर दूंगी, प्रॉफिट कम हो रहा होगा तो माइनस कर दूंगी। चलें, एक्सपेंस डेबिट हो रहा है, एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट होता है, प्रॉफिट कम हो जाता है। इसलिए मैंने यहाँ लिखना है परचेजेस, और मैंने 100 को यहाँ रॉन्ग प्रॉफिट में से माइनस कर देना। सस्पेंस कौन सा एलिमेंट है, ये कोई एलिमेंट नहीं, इसे सिर्फ सस्पेंस अकाउंट को नील करना है। ना ये एसेट है, ना लायबिलिटी है, ना एक्सपेंस है और ना ही रेवेन्यू। यहाँ तक बात ओके हुई? आगे आइए, टेलीफोन एक्सपेंस प्रॉफिट को इफेक्ट करेगा? यस। एक्सपेंस कम हो रहा है, प्रॉफिट इंक्रीज होगा। तो मैंने यहां टेलीफोन एक्सपेंस 1000, हर वो फिगर जिससे प्रॉफिट बढ़ेगा मैंने ऐड करते जाना है, हर वो इफेक्ट जिससे प्रॉफिट कम हो रहा होगा मैंने उसको माइनस करते जाना है। आगे आइए, सस्पेंस छोड़ दें, इसने सिर्फ सस्पेंस अकाउंट को नील किया। सेल्स रिटर्न्स, ये बैलेंस शीट आइटम है या इनकम स्टेटमेंट? इनकम स्टेटमेंट एलिमेंट। अगर ये इनकम स्टेटमेंट एलिमेंट है तो डेफिनेटली बेटा ये प्रॉफिट को इफेक्ट करेगा।
सेल्स रिटर्न्स बढ़ रही हैं या कम हो रही है? सेल्स रिटर्न्स कम हो रही हैं या बढ़ रही हैं? सेल्स रिटर्न्स का नॉर्मल बिहेवियर डेबिट होता है, ये क्रेडिट हो रही है। तो बेटा जी सेल्स रिटर्न्स कम हो रही हैं। सेल्स रिटर्न्स के कम होने से रेवेन्यू पे क्या इफेक्ट होगा? बढ़ेगा। सेल्स रिटर्न्स के कम होने से सेल्स रेवेन्यू बढ़ेगा। रेवेन्यू के बढ़ने से प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट? सेल्स रिटर्न्स में से माइनस करते हैं। ये देखो अभी आपको प्रूफ कर देते हैं। ये देखो फर्ज कीजिए मेरे पास सेल्स की फिगर थी, यहाँ अमाउंट कितनी है रिटर्न्स की? 550। चले भाई 10,000 की मेरे पास सेल्स थी, मैंने रॉन्गली इसमें से जो सेल्स रिटर्न्स माइनस की 1000 की माइनस करनी चाहिए थी, मैंने कितने की माइनस कर दी? 450 की। तो मेरे पास नेट सेल्स कितनी आई बताओ? 9550। अच्छा अब अगर सेल्स 10,000 की हैं और सेल्स रिटर्न्स अच्छा 550 से कम करनी है, 1000 कर लो, ये कितना हो गया? 9000। अब सेल्स रिटर्न्स क्रेडिट हो रही हैं, इसका मतलब है सेल्स रिटर्न्स कम हो रही हैं। 550 से कम करूंगी तो सेल्स रिटर्न्स किस पे आ जाएंगे? 450 पे। तो मेरी नेट सेल्स कितनी हो जाएंगी? 9550। तो सेल्स रिटर्न्स के कम होने से आपकी नेट सेल्स की फिगर बढ़ जाएगी, और जब नेट सेल की फिगर बढ़ेगी वो रेवेन्यू को बढ़ा देगी। समटाइम्स स्टूडेंट को ये बात मुश्किल लगती है तो एक शॉर्टकट आपको बताते हैं, वो सबसे आसान है। अगर यूं लिंक क्रिएट करना मुश्किल लगे, वो ट्रिक क्या है? इनकम स्टेटमेंट का हर वो एलिमेंट, इनकम स्टेटमेंट का हर वो एलिमेंट जो रेक्टिफाइंग एंट्री में आ रहा है, अगर वो डेबिट हो रहा होगा वो प्रॉफिट को कम कर रहा होगा, और अगर क्रेडिट हो रहा होगा वो प्रॉफिट को बढ़ा रहा होगा। लॉजिक क्या है? जब वो डेबिट होते हैं इनकम स्टेटमेंट के एलिमेंट, तो अगर वो रेवेन्यू हुआ तो वो कम हो रहा होगा, अगर वो एक्सपेंस हुआ तो बढ़ रहा होगा। रेवेन्यू के कम होने और एक्सपेंस के बढ़ने से दोनों के इफेक्ट क्या होते हैं? उससे प्रॉफिट कम हो जाता है। ये देखो इसको किस तरह सोचना है। ये देखो ये इनकम स्टेटमेंट एलिमेंट है, यस डेबिट हो रहा है, इससे प्रॉफिट ने कम हो जाना, और वो देखो हमने कम किया। लॉजिकली सोचा तब भी वैसे, और जो मैं अब आपको शॉर्टकट बता रही हूँ उससे चलोगे तब भी वो इफेक्ट आना है। इनकम स्टेटमेंट का एलिमेंट अगर डेबिट हो रहा होगा माइनस कर देना है, उसकी वजह से प्रॉफिट कम होता है। इनकम स्टेटमेंट का एलिमेंट अगर रेक्टिफाइंग एंट्री में कोई भी एलिमेंट, चाहे वो रेवेन्यू है या एक्सपेंस है, अगर क्रेडिट हो रहा होगा वो प्रॉफिट को बढ़ा रहा। यहाँ देखो ये डेबिट था, इसने प्रॉफिट कम किया। यहाँ इनकम स्टेटमेंट का एलिमेंट क्या था? क्रेडिट। इसने प्रॉफिट को क्या करना है? बढ़ाना है। तो देखो मैंने क्या किया? ऐड। तो पहले मेथड से सोच लें या दूसरे एंगल से सोच लें, रिजल्ट स्ट्रेट आएगा। ये जो दूसरा मेथड है वो जरा आपके लिए आसान है, आपको उसकी लॉजिक सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर ये पॉइंट मेरा फॉलो किया है तो बताओ जरा, ये दोनों इनकम स्टेटमेंट के एलिमेंट है, ये क्या हो रहे हैं? रेक्टिफाइंग एंट्री में क्रेडिट, और अगर क्रेडिट हो रहे हैं तो प्रॉफिट को बढ़ाएंगे। तो मैंने क्या करना है? ऐड। ऐसे ज्यादा आसानी होगी। सेल्स रिटर्न्स भी मैंने ऐड कर देना है और परचेज रिटर्न को भी ऐड कर देना है 550, क्योंकि ये क्रेडिट होकर प्रॉफिट को बढ़ा रहा हो। आओ जरा, इसमें कोई इनकम स्टेटमेंट का एलिमेंट है? एक्सपेंस डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है? प्रॉफिट को बढ़ाएगा या कम करेगा? बढ़ाएगा। चलो ये आसान लगी आपको भाषा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस, इक्विपमेंट डेबिट हो रहा है, क्या ये इनकम स्टेटमेंट एलिमेंट है? बैलेंस शीट आइटम है ना, ये प्रॉफिट को इफेक्ट करेगा? नो। ये कौन सा एलिमेंट है? एसेट। डेबिट होकर एसेट को बढ़ा रहा है या कम कर रहा है? तो जब आपको फाइनल अकाउंट, रॉन्ग फाइनल अकाउंट क्वेश्चन में देगा, रेक्टिफिकेशन में इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है, एसेट बढ़ रहा है, तो इक्विपमेंट में जाके क्या करोगे? ऐड कर दो। और अगर एसेट क्रेडिट हो रहा हुआ माइनस कर दो। चलो इधर आओ, इन दोनों में से देखो, ये तो सस्पेंस को नील कर रहा है, ये क्या ये इनकम स्टेटमेंट एलिमेंट है? यस। डेबिट हो रहा है या क्रेडिट? प्रॉफिट को बढ़ाएगा या कम करेगा? बढ़ाएगा। तो भाई ऐड कर दो। हाँ जी,
इनमें से कोई एलिमेंट है इनकम स्टेटमेंट से रेलिवेंट? कौन सा? बैंक चार्जेस। वो डेबिट हो रहे हैं, प्रॉफिट को बढ़ाएंगे या कम करेंगे? क्योंकि वो डेबिट हो रहे हैं, वो प्रॉफिट को क्या करेंगे? कम करेंगे। इसलिए मैंने क्या करना है? माइनस। इजी हो गया इसे? जब हम ये सारी एडजस्टमेंट कर लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? करेक्ट प्रॉफिट। ठीक है। बैंक यहां क्रेडिट हो रहा है, बड़ा या कम हो रहा है? कम हो रहा है। तो बैंक बैलेंस शीट में कहां लिखा होता है? करंट एसेट्स में। तो करंट एसेट्स में जाके प्लस करोगे या माइनस करोगे? माइनस करेंगे। लेकिन अगर आपके बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस एसेट ना हुआ, पॉजिटिव बैलेंस ना हुआ, ओवरड्राफ्ट हुआ, फिर ओवरड्राफ्ट तो लायबिलिटी में होता है, तो बैंक क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब है वो लायबिलिटी को बढ़ा रहा है। तो इसलिए बैंक ओवरड्राफ्ट अगर गिवन हुआ तो उसमें ऐड कर दोगे, और अगर बैंक का पॉजिटिव बैलेंस करंट एसेट्स में गिवन हुआ तो वहां से माइनस कर दोगे। जी गर्ल्स, कॉन्फिडेंट? चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ। एग्जाम्पल नंबर 30 पे आइए। फर्स्ट 5 ट्रांजैक्शंस पढ़िए, मैं आपसे डिस्कस करूंगी। सॉरी, इसमें जो 5th वन ट्रांजैक्शन है, फोकस कीजिए बेटे मेरी बात पे। एग्जाम्पल नंबर 30 में ट्रांजैक्शन नंबर 5, ये अभी आप सॉल्व नहीं कर सकते, इसके साथ लिख लो, हम ये IAS 16 के बाद सॉल्व कर सकते हैं। आफ्टर IAS 16 बहुत बड़ा चैप्टर है आपके सिलेबस में। IAS 16 में क्या होता है? डेप्रिसिएशन। आपने जो डेप्रिसिएशन ITA में पढ़ी हुई वो इतनी सी पढ़ी हुई है, IAS का इतना सा पोर्शन, इतना बड़ा IAS 16, ठीक है? वो सारा आपके सिलेबस में इंक्लूडेड, डिटेल में पढ़ेंगे। जब तक हम वो पढ़ नहीं लेते हम इसकी ये ट्रांजैक्शन सॉल्व नहीं कर सकते। तो मेरा बेटा इसकी फर्स्ट 4 ट्रांजैक्शन जल्दी से, यू हैव जस्ट 5 मिनट्स। बेटा पॉज। की रिक्वायरमेंट है, यू हैव टू पास रेक्टिफाइंग एंट्रीज। सस्पेंस अकाउंट भी उसने रिक्वायर्ड नहीं किया क्योंकि उसने ट्रायल बैलेंस की डेबिट क्रेडिट साइड का डिफरेंस नहीं बताया, टोटल नहीं बताया। पढ़ते हैं जनाब। सेल्स इंक्लूडेड एन आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ 5 लाख। ये मेरा ख्याल है हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था पॉइंट। ये तो सबको क्लियर हो गया कि हम इसमें 15,000 का जो एक्सपेक्टेड डिस्काउंट था वो अंडर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट पहले ही रेवेन्यू में से माइनस कर देना चाहिए था, लेकिन हमने माइनस नहीं किया। इसका मतलब है अंडर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हमने सेल्स रेवेन्यू को ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया। तो अब सेल्स रेवेन्यू को 15,000 से कम करोगे तो इसी सेल्स रेवेन्यू की एंट्री को 15,000 से रिवर्स कर दोगे। क्या एंट्री बनेगी? रेवेन्यू को क्रेडिट कर दोगे और रिसीवेबल को डेबिट कर दोगे। अब मुझे एक बात बताइए कि आपका सेल्स रेवेन्यू, अच्छा सेल्स रेवेन्यू ज्यादा रिकॉर्ड है, कम करना है, इसलिए रेवेन्यू को क्या करोगे? डेबिट, और रिसीवेबल को क्या करोगे? क्रेडिट। अब एंट्री जहन में रखिएगा। मुझे एक बात बताओ, रेवेन्यू इनकम स्टेटमेंट एलिमेंट है ना? वो प्रॉफिट को, वो डेबिट हो रहा है, वो प्रॉफिट को कम करेगा या बढ़ाएगा? कम करेगा। रिसीवेबल क्रेडिट हो रहे, बढ़े या कम हो रहे? एसेट है, वो एसेट क्रेडिट हो रहा होगा तो कम हो रहा होगा। तो अगर उसने कहा रिसीवेबल की करेक्ट अमाउंट फाइंड आउट करो, तो क्या करोगे? रिसीवेबल में से जाके, बैलेंस शीट में जाके रिसीवेबल में से इसको माइनस कर दोगे। कहानी समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। An item was included in closing inventory at its net realizable value of 4,90,000. However, the item had a cost of 4,50,000 and periodic inventory method is used to record the inventory transaction. फिर वो ITA का चैप्टर आ गया, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। चलो ये कॉन्सेप्ट तो बेटे आपको याद होगा कि इन्वेंट्री शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV।
ये भी ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, ताकि जो लॉस है वो पहले ही रिकॉर्ड हो जाए। तो जरा कंपैरिजन कीजिए, कहते हैं आपने एनआरवी पे रिकॉर्ड किया था और एनआरवी कितनी थी 490, जबकि इसकी कॉस्ट कितनी है 450। इसे किस कीमत पे रिकॉर्ड होना चाहिए था? 450 पे रिकॉर्ड होना चाहिए था, आपने 490 पे रिकॉर्ड कर दिया। क्लोजिंग स्टॉक को 40,000 से ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया। आपने क्लोजिंग स्टॉक को 40,000 से ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया। पीरियोडिक सिस्टम में क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड कैसे करना सीखा है? एंट्री याद करो। परपेचुअल सिस्टम में ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री नहीं किया करते। पीरियोडिक सिस्टम में ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री को जर्नलाइज किया जाता है। भूल गया कोई मसला नहीं, मैं आपको रिकॉल करवाती हूँ। ये तो आपको याद है कि क्लोजिंग स्टॉक सीजीएस में ऐड होता है या माइनस होता है? क्लोजिंग स्टॉक सीजीएस में से माइनस होता है। अच्छा सुने, क्लोजिंग स्टॉक सीजीएस में से माइनस होता है, वो सीजीएस को कम करता है, वो सीजीएस को कम करता है। सीजीएस का बिहेवियर डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? डेबिट होता है ना, क्योंकि कॉस्ट है, कॉस्ट मींस एक्सपेंस है। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक की वजह से सीजीएस कम होता है तो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री में हमें सीजीएस को क्या करना चाहिए? क्रेडिट करना चाहिए। और क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि आपका एसेट होता है, इसलिए क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होती है? डेबिट होती है। फिर से याद रहे, आईटीए ये सिखाता है बच्चों को कि भाई जब हम पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं तो हम ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की ये नॉर्मल एंट्रीज पास करते हैं जो मैं आपके सामने करने जा रही हूं। परपेचुअल सिस्टम में ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री को पास नहीं करते क्योंकि वो ऑलरेडी इन्वेंट्री का अकाउंट ओपन हुआ होता है। ओपनिंग स्टॉक की भी इसी तरह हम एंट्री बनाएंगे, क्या जहन में रखते हुए कि सीजीएस में उसका क्या इफेक्ट होता है। क्लोजिंग स्टॉक सीजीएस में से माइनस होता है, वो सीजीएस को क्या करता है? कम करता है, इसलिए सीजीएस उसकी एंट्री में क्या हो रहा है? क्रेडिट। इसके ऑपोजिट ओपनिंग स्टॉक सीजीएस में क्या होता है? ऐड होता है, वो सीजीएस को क्या करेगा? बढ़ाएगा। और अगर सीजीएस बढ़ेगा तो उसको डेबिट करोगे या क्रेडिट? डेबिट। तो ओपनिंग स्टॉक की एंट्री हम ये पास किया करते हैं, सीजीएस अकाउंट को डेबिट करते हैं और ओपनिंग इन्वेंट्री को हम क्रेडिट करते हैं। ये नॉर्मल एंट्री होती है अंडर पीरियोडिक सिस्टम फॉर क्लोजिंग स्टॉक एंड फॉर ओपनिंग स्टॉक। फिर से रिपीट करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री में सीजीएस ने क्या होना है? क्रेडिट। क्यों होना है? क्लोजिंग स्टॉक सीजीएस में से माइनस होता है और क्लोजिंग स्टॉक की वजह से सीजीएस कम होता है, इसलिए क्रेडिट करते हैं। और क्लोजिंग इन्वेंट्री को इटसेल्फ क्या करते हैं? डेबिट। ओपनिंग स्टॉक सीजीएस में ऐड होता है, वो सीजीएस को बढ़ाता है और कॉस्ट और एक्सपेंस जब बढ़ता है उसे क्या करते हैं? डेबिट। तो सीजीएस ने डेबिट होना है और ओपनिंग इन्वेंट्री ने क्रेडिट होना है। अब इन्वेंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको समझाएं, दूसरा एंगल भी समझो। बैलेंस शीट में क्लोजिंग इन्वेंट्री को एज करंट एसेट लिखते हैं या ओपनिंग इन्वेंट्री को? क्लोजिंग को। क्लोजिंग एसेट, क्लोजिंग इन्वेंट्री आपका एसेट होता है, उसको डेबिट करके रिकॉर्ड करते हैं। जो ओपनिंग स्टॉक था वो पिछले साल का एसेट था, इस दफा वो एसेट नहीं रहा, वो सीजीएस में जाके ऐड हो गया, वो कॉस्ट बन गई। तो पिछले साल का जो एसेट था वो अब एसेट नहीं रहा, उसको एज एसेट खत्म कर दो। और एसेट को खत्म करने के लिए क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। दोनों एंगल से मैंने आपको बातें समझा दी, यहां तक क्लियर? रिपीट विद मी। क्लोजिंग स्टॉक की नॉर्मल एंट्री क्या होती है? क्लोजिंग स्टॉक बीइंग करंट एसेट डेबिट और सीजीएस क्रेडिट। ओपनिंग स्टॉक की सीजीएस डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। अब अगर वो कहे कि पीरियोडिक सिस्टम में हमसे गलती क्या हुई, क्लोजिंग स्टॉक कम लिखा गया, तो यही नॉर्मल एंट्री। ओपनिंग स्टॉक कम लिखा गया, यही नॉर्मल एंट्री। और अगर उल्टा बोल दे, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिख दिया था, रिवर्स। ओपनिंग स्टॉक ज्यादा लिख दिया था, रिवर्स। अब यहां क्या हुआ? क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिख दिया। कितने से? 40,000 से। तो क्लोजिंग स्टॉक को कम करने के लिए क्या करोगे? रिवर्स। एंट्री क्या होगी? सीजीएस डेबिट होगा और क्लोजिंग इन्वेंट्री क्रेडिट होगी। ठीक है, देखो उन्होंने ये एंट्री की, चेक करो, ये की भी है ना?
चलो ये लिखो, फिर मैं आपसे एक और बात इससे रेलिवेंट पूछती हूँ। सबने लिख लिया? चलो इस एंट्री से रेलेवेंट मुझे क्वेश्चन का आंसर दो। क्लोजिंग स्टॉक की रेक्टिफाइंग एंट्री आप क्या पास कर रहे हो? सीजीएस डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। सीजीएस डेबिट हो रहा है, प्रॉफिट को बढ़ाएगा या कम करेगा? कम करेगा। इन्वेंट्री एसेट क्रेडिट हो रहा है, वो करंट एसेट में जाके ऐड होगा या माइनस होगा? माइनस होगा। शाबाश। नेक्स्ट एंट्री, a subtotal of 2,34,000 was carried forward in the purchase day book as 432,000. Control accounts are not maintained for debtors and creditor. आप डेटर्स और क्रेडिटर्स के कंट्रोल अकाउंट नहीं मेंटेन करें, इसका मतलब वो कहना चाह रहा है कि हम इंडिविजुअल अकाउंट मेंटेन करें। बात यही होगी ना? तो अगर हम डेटर्स और क्रेडिटर्स के इंडिविजुअल अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो क्या टोटल की गलती डेटर क्रेडिटर को इफेक्ट करेगी? नहीं। तो फिर टोटल की गलती डेटर क्रेडिटर को इफेक्ट नहीं करेगी, सिर्फ किसको इफेक्ट करेगी? परचेजेस को। ठीक है? और परचेजेस ज्यादा रिकॉर्ड हुई या कम रिकॉर्ड हुई? 234 थी, गलती से 432 रिकॉर्ड हो गई। आपने बेटा जी ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया। परचेसेस को कितने से ज्यादा रिकॉर्ड किए? 198,000। अब परचेसेस ज्यादा रिकॉर्ड हो गई, क्या करोगे? परचेसेस को क्रेडिट करोगे, डेबिट किसको करें? परचेसेस क्रेडिट होके प्रॉफिट को बढ़ाएंगी या कम करेंगी? बढ़ाएंगी, क्योंकि वो क्रेडिट हो रही। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्रेडिट नोट किसके अगेंस्ट होता है? रिटर्न्स के अगेंस्ट। वो एक पार्टी के लिए परचेज रिटर्न्स होती हैं, दूसरी पार्टी के लिए सेल्स रिटर्न्स होती हैं। जो रिटर्न्स होती हैं विद कस्टमर्स, वो कौन सी रिटर्न्स होती हैं? सेल्स रिटर्न्स। जो रिटर्न्स विद कस्टमर्स होती हैं वो कौन सी रिटर्न्स होती हैं? सेल्स रिटर्न्स। उनको क्या करना चाहिए? सेल्स रिटर्न को क्या होना चाहिए? डेबिट। और जो रिटर्न्स विद सप्लायर होती हैं वो कौन सी रिटर्न्स होती हैं? परचेज रिटर्न। और परचेज रिटर्न को क्या होना चाहिए? क्रेडिट। शाबाश। अब देखते हैं गलती क्या हुई। क्रेडिट नोट आपने इशू किया था कस्टमर को, मतलब सेल्स रिटर्न्स थी और रिटर्न्स फ्रॉम सप्लायर के तौर पे रिकॉर्ड कर लिया। सेल्स रिटर्न्स थी, परचेज रिटर्न के तौर पे रिकॉर्ड कर लिया। इसका मतलब सेल्स रिटर्न को रिकॉर्ड नहीं किया। चलो पहले इसको रिकॉर्ड करो। डेबिट करके सेल्स रिटर्न को रिकॉर्ड करोगे या क्रेडिट करके? डेबिट करके सेल्स रिटर्न्स को रिकॉर्ड करोगे। और क्या ये परचेज रिटर्न की एंट्री थी? नहीं, परचेज रिटर्न गलती से इन्वॉल्व हो गया, उसका इफेक्ट कैंसिल करो। कैसे कैंसिल करोगे? डेबिट किया या क्रेडिट किया? क्रेडिट किया था। नहीं, क्रेडिट नोट रिसीव, आपने इसको रिकॉर्ड किया था, इसका मतलब जो नॉर्मली रिकॉर्ड होना चाहिए वैसे रिकॉर्ड किया होगा। परचेज रिटर्न को डेबिट करते हैं या क्रेडिट? क्रेडिट। तो आपने इसको गलती से क्रेडिट करके रिकॉर्ड कर दिया था। इफेक्ट कैसे कैंसिल करोगे? डेबिट करके। ये गलती टोटल से रेलेवेंट थी, चेक कर लो। टोटल से रेलेवेंट थी, कुछ नहीं बताया, बस एक सिंगल ट्रांजैक्शन का एरर था, सिंगल अमाउंट थी। इस क्वेश्चन में हम डेटर क्रेडिटर के इंडिविजुअल अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं या कंट्रोल? इंडिविजुअल। वो कहता कंट्रोल अकाउंट नहीं है,
तो जो इंडिविजुअल अमाउंट होगी वो ना सिर्फ परचेज रिटर्न, सेल्स और सेल्स रिटर्न को इफेक्ट करेगी, वो डेटर्स एंड क्रेडिटर्स को भी इफेक्ट करेगी। इसका मतलब है कि सेल्स रिटर्न को प्रॉपरली रिकॉर्ड करोगे और परचेज रिटर्न के इफेक्ट को कैंसल करोगे। मैं जब सेल्स रिटर्न को रिकॉर्ड करूंगी, मैं कैसे रिकॉर्ड करूंगी? सेल्स रिटर्न डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट। परचेज रिटर्न की नॉर्मल एंट्री होती है पेएबल डेबिट और परचेज रिटर्न क्रेडिट। इसका इफेक्ट कैंसिल करने के लिए इसको भी ऑपोजिट डील करूंगी, परचेज रिटर्न डेबिट और पेएबल्स क्रेडिट। ये बात समझ में आती है? अब हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री में सेल्स रिटर्न भी डेबिट हो रहा है, परचेज रिटर्न भी डेबिट हो रहा है। ये प्रॉफिट को बढ़ा रहा है या कम कर रहा है? कम कर रहा है। इसलिए रॉन्ग प्रॉफिट में से क्या करोगे? इसको माइनस। और बात बताइए, रिसीवेबल क्रेडिट हो रहे हैं, वो क्रेडिट होके बढ़ रहे या कम हो रहे? एसेट है, एसेट जब क्रेडिट होता है तो वो क्या होता है? कम होता है। इसलिए क्या करोगे? रिसीवेबल में से जाके इसको माइनस करोगे। रेक्टिफिकेशन में पेएबल क्रेडिट हो रहा है, लायबिलिटी बढ़ रही है, इससे करंट लायबिलिटीज में जाके पेएबल्स में ऐड करो। अब आपने क्या करना है? घट जाके ये क्वेश्चन दोबारा से करने और कंप्लीटली सोचना है। उसने अभी रिक्वायर नहीं किया आपसे कि प्रॉफिट पे इफेक्ट बताओ और बैलेंस शीट पे इफेक्ट बताओ, लेकिन कंप्लीट जो आपका सिलेबस है वो यहाँ तक एक इफेक्ट को कैरी फॉरवर्ड करता है। तो आपने कंप्लीटली हर चीज को सोच कर आना, फिर हम इसकी एप्लीकेशन करेंगे उससे नेक्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है? एनी क्वेश्चन? क्लियर है बेटे? ओके, अल्लाह हाफिज।